गुड इवनिंग बच्चों। प्रेप योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देवेश कुमार यादव आज आपके लिए यूपीएसआई के लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन कराने के लिए कल वाली सीरीज हम आगे स्टार्ट करते हुए बच्चों कल हमने 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस संवैधानिक संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? एक्चुअली ये चीज बताता हूं, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं कि एक्चुअली ये संविधान संशोधन 91 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन था और आप ये बताएंगे कब किया गया था। यह संविधान संशोधन कब किया गया था? एक्चुअली हुआ क्या था, जब यह संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था कि कितने भी मंत्रियों को संख्या कोई लिमिटेड नहीं थी, कोई भी कितने भी मंत्री रख लेता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की सिचुएशन बन गई थी। जैसे कि सपोज करो किसी के यहाँ 10 विधायक हैं और वो सारे के सारे ये कहने लगे या सांसद 10 हैं तो कहने लगे जी हमें मंत्री बना लो। तो सारे के सारे मंत्री बनना चाहते हैं, कोई मना तो करेगा नहीं। तो गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, किसको मंत्री बनाए किसको हटाए। इसलिए एक संविधान संशोधन किया गया था। संविधान में 91वां संविधान संशोधन था। आप बताएंगे कमेंट करके कि कब किया गया था ये, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा हो चाहे विधायिका हो चाहे कुछ कोई भी हो, तो उसमें 15% तक ये लिमिटेड किया गया कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे, सपोज करो जैसे कि कितने सदस्य हैं इस बार 552 लोकसभा में है, तो इनका 15% सदस्य ही केवल मंत्री बनाए जाएंगे। बट एक चीज याद रखना, यही विधानसभा में सिचुएशन है। विधानसभा में भी यही सिचुएशन है, उसमें भी 15% ही लेंगे। लेकिन दिल्ली के केस में सपोज आपसे पूछे कि दिल्ली के केस में क्या होगा, दिल्ली के केस में 10% लेंगे केवल। दिल्ली के केस में क्या लेंगे 10%। और ये केवल लोकसभा से ही मतलब नहीं है। अगर ये पूछे कि राज्यसभा के भी मेंबर मंत्री बन जाते हैं तो उसमें भी टोटल 15% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज ध्यान रखना। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिटेड करने के लिए, मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिटेड करने के लिए कि इतने % से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। कोई डाउट हो पूछ सकता है, कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, PIL पर डैश आधारित है। PIL किस पर आधारित है? अधिकार, ऑप्शन ए अधिकार न्यायशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन सी सामाजिक इंजीनियरिंग। PIL जो आपकी डिपेंड करती है वो ऑप्शन सी सामाजिक इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? सामाजिक इंजीनियरिंग पर। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सामाजिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो सारे समाज को जोड़कर चले। ऐसा नहीं कि एक्चुअली एक कास्ट अलग है दूसरी कास्ट अलग है किसी के लिए। जो PIL है ना वो किस पर डिपेंड करती है? सामाजिक इंजीनियरिंग पर। उसमें सभी कास्ट बिलोंग करती हैं, ऑल कास्ट, सभी जातियां होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछे कि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है, कितना है बताइए? 5 ईयर,
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? लोकसभा पूछे क्या है? 5 ईयर। तो ग्राम सभा का सामान्य कार्यकाल क्या होगा? 5 ईयर। हमारे यहाँ केवल 5 ईयर बाद ही पंचायत चुनाव हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020, लेकिन 2025 में भी अगर नोट करें, अगर एक्चुअली उस टाइम का ये करंट था, अगर हम 2025 में भी नोट करते हैं, जो जेंडर गैप है, लिंगानुपात इसी को हिंदी में बोलते हैं, लिंगानुपात में कौन सा देश टॉप पर है? तो आइसलैंड। कौन सा देश टॉप पर है? ऑप्शन ए आइसलैंड। वर्तमान समय में भी, ये 2020 में पूछा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी आइसलैंड ही टॉप पर है। आपसे ये पूछे भारत में कौन सा राज्य है जिसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और सबसे कम? ज्यादा और सबसे कम। सबसे कम में है हरियाणा, ध्यान रखना, सबसे कम में है हरियाणा, और सबसे ज्यादा में है केरल। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया, यानी कि 2000 लिंगानुपात में भारत में पूछे तो हरियाणा, और सबसे कम में हरियाणा होगा, सबसे ज्यादा में केरल होगा, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 25। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य ताप क्या है? टेम्परेचर पूछा है। अगर थर्मामीटर, जब डॉक्टर के यहां जाते हैं ना, तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है ना, कहता है अरे आपको तो फीवर ही नहीं है, तो कितना है होता है वो? 98। कितना है? अगर इससे ज्यादा होता है, कहते हैं ना 102 है भैया, बहुत ज्यादा बुखार आता है तो कहते हैं 102 है भैया, डॉक्टर ने नापा था। 104 है तो लोग कहते हैं मरते मरते बच गए। तो याद रखना ऑप्शन 98 क्या होता है वो? फ़ारेनहाइट। और अगर इसको उसमें कैलकुलेट करें सेंटीग्रेड में, तो कितना बनता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लर्न कर लो, निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको छोड़ो, वो आपको याद नहीं करना। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 सामान्य टेम्प ह्यूमन बॉडी का। एक सेकंड बच्चे, करेक्ट करते हैं, 98.6 होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखना जो थर्मल, तो ये सारे ऑप्शन ए इसका रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में जाएगा। सेल्सियस में पूछे तो 37, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6। नेक्स्ट। भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव होता है ना, इस सिचुएशन को समाप्त करने के लिए भारत ने कब सिग्नेचर किए, साइन किए थे? 1980 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 92 ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। अब ये बताएंगे ये हस्ताक्षर किस, ये जो समझौता हुआ था वो किस जगह पर हुआ था? स्थान का नाम बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के तहत कटौती योग्य है? एक्चुअली पहले क्या होता था बच्चों कि लोग दान देते, जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मुझे टैक्स से बचना है, तो मैंने किसी अपने जानने वाले को दान दे दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तुमने वो टैक्स वाले आए, मैंने उनको बोल दिया तो मैंने तो इतना पैसा दान दे दिया, जो बचा इस पे टैक्स ले लो।
और दान वाला फिर वापस ले लिया। पता चला कि किसी जानने वाले को दे दिया, किसी मंदिर को दे दिया, मंदिर वालों से कह दिया तुम 5,000 रुपए तुम लिख लेना, 1,00,000 रुपए हम अपने टैक्स से बचा रहे हैं। तो सरकार हो गई बड़ी परेशान। उसने क्या किया, एक रूल बना दिया। कब बनाया? 1961 में, 1961 में सरकार ने एक रूल बनाया। उसकी उस अधिनियम में डिसाइड कर दिया गया कि आप कितना दान दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। वो धारा कौन, उसकी अधिनियम की धारा कौन सी थी? सेक्शन 80G। अब धारा 80G, अब धाराएं तो 1 2 3 4 सब कुछ होगी, लेकिन इतनी पढ़नी नहीं है, लिमिटेड में रखना है आपको। ठीक है, 80G याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। दान आदि कर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली 3-4 बार पूछा जा चुका है मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, यानी कि त्योहार, कुंभ मेला त्योहार कहां मनाया जाता है? कुंभ मेला इस बार का कहां लगा हुआ था कुंभ मेला? प्रयागराज। तो याद रखना, ये उस टाइम का करंट था, लेकिन वर्तमान समय में ये पूछा जाएगा तो प्रयागराज में मनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में कहां पर? संगम पर, संगम पर। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। 29, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? हाई कोर्ट को कौन पावर देता है, कौन सा आर्टिकल पावर देता है कि उसमें याचिकाएं लगाई जा सकती हैं? एक्चुअली जिला स्तर पर याचिका नहीं लगा सकते आप, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है। तो वो उसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन, कि हाई कोर्ट में जो याचिका लगानी है, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी याचिकाएं होती हैं जो आपने सुनी होगी, जैसे कि किसी ने कोई उल्लंघन रूल तोड़ दिया, पता चला लोअर कोर्ट में लगा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे? तो हाई कोर्ट जाएंगे उसके लिए। तो उसके लिए कौन से आर्टिकल के तहत आपको याचिका लगानी होगी, ये बताइए। आर्टिकल, ये तुम्हारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई के वालों के लिए 2 स्टार लग जाएंगे ना, तब ये चीज समझ में आएगी, जिस दिन आपके 2 स्टार कंधे पर लग जाएंगे। तो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से करिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे। 1950 में, अच्छा, सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? पहले तो आप ये बताइए सर्वोदय योजना क्या थी? जब देश, देखिए बच्चों, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम गांव की हालात बड़े खराब थे। 1947 में गांव में गरीबी बहुत बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैली हुई थी, तो गांव के लोगों का जीवन यापन करना बड़ा कठिन था। गरीबी थी, निरक्षरता थी, तो उनके उनके उत्थान के लिए ग्रामीण में परिपथ में, यानी कि गांव में गरीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए, गांव के लोगों का विकास करने के लिए ये मसौदा बनाया गया था। ठीक है, और ये मसौदा जेपी नारायण ने तैयार किया था। जेपी नारायण, जिनको जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कौन सा नारा दिया था ये बताओ? सत्ता सिंहासन छोड़ो, जनता आने वाली है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। उसी टाइम इंदिरा गांधी ने उसके बाद इमरजेंसी लागू की थी देश में। तो आप याद रखना, 1950 में जो सर्वोदय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था जेपी नारायण ने तैयार किया था। सॉरी वो जयप्रकाश थे, ये जेपी नारायण है। ठीक है, और जो ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? जेपी नारायण ने। 1950 में सर्वोदय योजना का प्रस्ताव कि ग्रामीण
पर्पस में गरीबी को दूर करना। जयप्रकाश नारायण याद नहीं, जेपी नारायण याद नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कब पेश किया गया था? 2000, ऑप्शन ए बोलता है नो, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी 2010, नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी 2015 में। ऑप्शन डी 2014 में। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता। भूमि अधिग्रहण जैसे किसी की जमीन एक्वायर, सपोज करो कि क्या होता है कि कभी गवर्नमेंट, जैसे कि कोई शहर बस रहा हुआ है या कोई गांव है, सरकार को कोई प्रोजेक्ट लाना है तो वहां वो जमीन एक्वायर करिए, तो उसमें क्या होगा, अब लोगों के बसे हुए घर उजड़ जाएंगे। तो सरकार ने एक अधिनियम लाया, विधेयक में संशोधन करके विधेयक लाया गया सरकार के द्वारा। 2015 में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विधेयक पास किया कि अगर अब हम किसी का घर उठाते हैं यानी कि एक्वायर करते हैं तो उसके रूप में उसको मुआवजा दिया जाएगा, प्लस पुनर्स्थापना यानी कि उसको अलग सरकार कहीं भी भूमि देगी मकान बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देगी, साथ में मुआवजा देगी और उसको बनाने के लिए पैसा भी देगी साथ में एक्स्ट्रा। उस पैसे की लिमिट कितनी है? कमेंट करके बताइए कितना पैसा देगी अगर मकान किसी का एक्वायर किया है सरकार ने, जो जिसको R&R बोलते हैं, R&R। क्वेश्चन नंबर 32, साइबर अश्लीलता का कारण बनाने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश होगी। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है, ए। बी, सामग्री कामुक और अभिलाषा के लिए अपील करती है। ऑप्शन सी, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। भाई ये तो बेकार हो गया, कम संभावना है तो वो डालेगा ही क्यों, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन ए, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है, पहले तो साइबर कार्रवाई होगी। ऑप्शन बी, सामग्री कामुक और अभिलाषा के लिए अपील करती है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन, इसका मतलब ए रॉन्ग हो गया, बी नहीं होगा, बी होगा लेकिन साथ में ए और आएगा, ओनली ए नहीं आएगा। बी ऑप्शन भी गलत, सी भी गलत, ऑप्शन डी। इसमें देखो ए और बी दोनों हैं इसलिए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहले तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवाएं किसको कहते हैं। तो कौन कौन सी सर्विस होती है अखिल भारतीय? देखो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। केवल देश में ये 3 सेवा ही ऐसी हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल ये सेवाएं, इनका ये कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। कौन कराता है? यूपीएससी। अब ये पूछा गया है कि ये भारत में किसने स्टार्ट किया था अंग्रेजों के जाने के बाद? पहले अंग्रेजों से पहले आईएएस नहीं होती थी, आईसीएस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे उसको। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गया, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, आईएफएस तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। बस केवल 3 है, याद रखना। कभी कभार ये भी पूछ लेगा कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? 3। तो किसने स्टार्ट की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता था, भारत के पहले गृह मंत्री। तो याद रखना इसको अच्छी तरह। और ये कंट्रोल कौन करता है? बताइए, कंट्रोल कौन करता है? राज्यसभा, यूपीएससी।
लोकसभा कभी नहीं, ध्यान रखना। कौन कंट्रोल करेगा? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि चारों तरफ अच्छी सुरक्षा है, किसका नारा है? बीएसएफ का? नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नहीं है। सिख लाइट इन्फेंट्री का? नहीं होगा। सी है ऑप्शन, भारतीय वायुसेना का? नहीं होगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा है ये, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आप बताएंगे बीएसएफ का नारा क्या है, सिख लाइट इन्फेंट्री क्या है, भारतीय वायुसेना का नारा। तीनों के, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इस बार ये ना पूछ के इन तीनों में से पूछ ले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। अब ये एक्चुअली क्या है, ये क्या कहता है? 171 बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोलता है 268, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी सेक्शन 229 ए, ये भी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, सी भी हो गया। ऑप्शन वर्तमान समय में 124 ए भी रॉन्ग है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अब ये राजद्रोह को परिभाषित कर दी है। इसकी जगह इसका स्थान धारा 152 ने ले लिया है, 152 ने ले लिया है। अब इसका नाम हो गया है बीएनएस। पहले क्या था? आईपीएस, आईपीसी था, अब इसका नाम हो गया है बीएनएस। बीएनएस, बीएनएस का फुल फॉर्म बताइए बच्चों। भारतीय न्याय संहिता। भारतीय, बी से भारतीय, एन से न्याय, एस से संहिता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा, 100% आएगा ये आंसर क्वेश्चन पेपर में, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पूछा जाए कि 124 हटाई क्यों है? आप इसका भी आंसर दे सकता है कोई बच्चा, कमेंट करके बताएगा। एक्चुअली 124 ए के तहत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराध की श्रेणी में आती थी। बट एक्चुअली अब ये क्या होता है, अपराध की श्रेणी में आती थी। और बीएनएस के क्या है? सशस्त्र विद्रोह हो गया, विनाशकारी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, जिनको, जो भारत की अखंडता को के लिए खतरा हो, इसलिए इसको राजद्रोह की नहीं, 152 को राजद्रोह बोला गया है, वो उसको नहीं बोला गया 124 को, तो इसलिए हटा दी गई है, रिप्लेस कर दी गई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई जी, याद कर लेना, रट्टा मार जाओ इसका बिना सोचे समझे, कंफर्म। ये मान लो ये क्वेश्चन छप गया है आपके में 152। क्वेश्चन नंबर 36, डैश के मामलों में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया था। अनुच्छेद 21 है क्या बच्चों, ये बताओ। ये क्वेश्चन देखो, एक बच्चों आपको एक बात बताता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन 2020 में पूछा आईएएस ने, 2021 में पूछा सिविल सर्विस ने, 2024 में के करीब में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। एक्चुअली धारा अनुच्छेद 21 से, सॉरी धारा गलत बोल दिया, अनुच्छेद 21 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार इससे क्वेश्चन आता है। कभी पीछे पहले ऐसे पूछा गया था, जो 20 में पूछा गया था कि कोई लड़की अपनी मनपसंद शादी करती है, अपनी मन मर्जी से शादी करती है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उसको परमिशन है? तो 21।
नेक्स्ट बार पूछा गया था कि कोई लड़का अपनी मर्जी से शादी कर ले किसी लड़की से, 21। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार, और इस बार पूछा गया था, और एक्चुअली कोई विदेश यात्रा पे घूमना जाना चाहे तो कहां जाएगा, कैसे जाएगा? तो उसके लिए जैसे मैं हूं, मैं चाहूं कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो मैं किस पर, कौन से अनुच्छेद में ये पावर है? 21। तो ये क्या कहता है? दंडनीय अपराध की सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया है। एक्चुअली जो ये दंडनीय अपराध भी हुआ था, तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हुसैन नारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य का केस हुआ था। इस केस का डिस्कशन मैं आपके साथ कल करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखना 21 जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम, जो एक्सीडेंट हो जाता है 1988 की, कौन सी धारा में के तहत आता है? फिर ये तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। धारा 141, किसी का एक्सीडेंट हो गया और भैया उसने कोर्ट में केस डाल दिया, तो उसको कौन सी धारा के तहत मुआवजा दिया जाएगा? या विकलांग हो गया, बेचारा मर गया, कहते हैं ना, वो मर गया तो कोर्ट ने मालिक को कहा, जिससे एक्सीडेंट हुआ था जिस गाड़ी से, उसके मालिक को बोला आप इसको इतने पैसे दो, या विकलांग हो गया है। तो सेक्शन 141 इंपॉर्टेंट। जब आपके कंधे पर 2 स्टार लग जाएंगे ना, तब ये सारी चीजें आपको फॉलो करने पड़ेंगी। इसलिए याद करो कि भैया 2 स्टार लगवाने हैं हर हाल में, बचना छोड़ना नहीं है इस बार। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसका हेड ऑफिस कहां है? सिडनी। कहां है? सिडनी हेडक्वार्टर। सिडनी कहां है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कब बना था? 2007 में बनाया गया था। याद रखना 2007 में इसकी स्थापना, कभी पूछ लेगा कि इकोनॉमिक्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। कहां इसका हेडक्वार्टर है? सिडनी में है। ये क्या जारी करता है? आतंकवाद सूचकांक। आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। इस टाइम आतंकवाद में नंबर 1 पर कौन है? अफगानिस्तान है। वर्तमान समय में आतंकवाद इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे? 11वें नंबर पर भारत का स्थान है। पाकिस्तान भारत से ऊपर है, सेकंड रैंक है पाकिस्तान की, फर्स्ट पे अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंध से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी डैश है। कौन है भाई? जैसे कि एक्चुअली खतरनाक पदार्थों से दुर्घटना हो जाती है तो कौन प्रूव करेगा? और बीमा देता अधिनियम, जो कंपनियां बीमा देंगी तो अधिकारी वो प्रूव करेगा ना, भाई शीशे हुई है दुर्घटना, इस भाई कोई खतरनाक पदार्थ था, ये बम फट गया था, या कुछ और दुर्घटना हुई थी उसमें हुआ था, तो कौन कब कहेगा कि भाई हाँ भाई बीमा, तो कंपनियां बीमा देने में आनाकानी करती हैं तो लोग कोर्ट जाते हैं, तो कौन करेगा इसको तय? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। याद रखना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जज नहीं होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई मतलब नहीं, पुलिस से कोई मतलब नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा। क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन, कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे छोटा है? ए लक्षद्वीप, बी लद्दाख, सी दमन एंड दीप, डी चांदनी चौक। तो ए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है, याद रखना। और बड़ा कौन सा है? इसका आंसर आप बच्चों कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आज की वीडियो यहीं तक, कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू, जब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू।